हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में हमने कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज देखी थी। नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, मोदी गिलानी एंड मिलर। ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमने देखी थी। दो थ्योरीज छोटी सी बचती हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा बिकॉज दैट इज टोटली थ्योरेटिकल। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बाद दे रखे थे। इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा बचा है जिसे मैं कह सकता हूं कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बचे हुए क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग के हैं, जहां पर हमें बेसिकली अर्निंग पर शेयर या अर्निंग्स कैलकुलेट करके बताना है कि विच कैपिटल स्ट्रक्चर वुड बी बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जो आपके मॉड्यूल में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के साथ दे रखे हैं। उसमें सबसे पहले आता है इलस्ट्रेशन नंबर 32। ये इलस्ट्रेशन बड़ा ही सिंपल सा है। ये टेक्निकली ट्रेडिशनल वैल्यूएशन अप्रोच पे बेस्ड है, बट ट्रेडिशनल वैल्यूएशन अप्रोच बेसिकली अपने आप में खुद कोई अप्रोच ही नहीं है। ट्रेडिशनल वैल्यूएशन अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ साइकिल है उसको जोन्स में बांट देती है, उसको कुछ पीरियड्स में बांट देती है। जहाँ शुरुआत में हम चलते हैं नेट इनकम अप्रोच पे, फिर थोड़े पीरियड के लिए नेट ऑपरेटिंग इनकम आती है और उसके बियॉन्ड वो कहते हैं कि डेट बोरो करना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा क्योंकि उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। कुल मिला के ट्रेडिशनल अप्रोच सिंपली इतना बोलती है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा वो उसका वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यूएशन ऑफ डेट को आप अगर एडअप कर देंगे तो उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। बट अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग वैल्यू आएगी। इनिशियली डेट एम्प्लॉय करने से मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, नेट इनकम अप्रोच। उसके बाद डेट एम्प्लॉय करने से मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि जितना डेट एम्प्लॉय करने से एडवांटेज मिलेगा उतना ही ट्रेड ऑफ मिल जाएगा आपको इक्विटी की रेज्ड कॉस्ट से। और उसके भी बियॉन्ड, फर्दर बियॉन्ड, अगर आप डेट इशू करते रहेंगे, डेट बोरो करते रहेंगे, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा और कंपनी का मार्केट वैल्यू भी डिक्लाइन होने लगेगा क्योंकि डेट का कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो रिस्क होगा कंपनी का, अब वो आप डेट वालों से भी शेयर करने लगेंगे और डेट वाले इंक्रीज रिस्क से आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 32। यहाँ पे हमें पूछा है कंपनीज करंट ऑपरेटिंग इनकम इज ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग इनकम से इनका मतलब हो गया 4 लाख है, ऑपरेटिंग इनकम 4 लाख है, दैट इज ईबीआईटी। तो 4 लाख की ईबीआईटी है। द फर्म हैज 10 लाख ऑफ 10 lakh of 10% debt outstanding. Its cost of equity capital is estimated to be 15%. तो हमें के ई दिया है 15%। तो अगर हमें कुछ भी कैपिटलाइज करना पड़ा तो हमें इक्विटी अर्निंग चाहिए क्योंकि उसके अलावा कोई रेट मेंशन ही नहीं है। तो बहुत ही क्लियर साइन है कि आपको इक्विटी अर्निंग चाहिए। तो इसमें से मैं इंटरेस्ट सबट्रैक्ट कर देता हूं दोस्तों। 10 लाख के डेट पर 10% का इंटरेस्ट है, दैट इज 1 लाख रुपीज। इसको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिलेगी अर्निंग बिफोर टैक्सेस, दैट इज 3 लाख रुपीज, राइट। अब मुझे इन्होंने कहा है कि फर्स्ट मुझे डिटरमाइन करना है करंट वैल्यू ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालता हूं। वैल्यू ऑफ इक्विटी वुड बी इक्विटी अर्निंग्स बेसिकली, या आप कह सकते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी अर्निंग्स जो हुई हैं वो हुई हैं 3 लाख रुपीज़ की और उसे डिवाइड कर दूंगा मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, दैट इज 15%। लेट्स सी कितना आता है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, दैट इज 20 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रहा है 20 लाख। Now, value of the company would be equal to value of equity plus value of debt। वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो है 20 लाख रुपीज़ का और वैल्यू ऑफ डेट बुक वैल्यू पे ही आ जाएगा 10 लाख रुपीज़ का। तो जो टोटल कंपनी की वैल्यू आ रही है दोस्तों वो आ रही है 30 लाख रुपीज़ की। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करके इन्हें दे दिया। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। इन्होंने कहा है कैलकुलेट दी फर्म्स ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेशियो एज वेल एज बोथ टाइप ऑफ लेवरेज रेशियो। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेशियो निकालना है। सेकेंड में ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेशियो, बेसिकली इससे इनका मतलब है ओवरऑल
कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालनी है। तो ओवरऑल कैपिटल रेशियो इन्होंने मांगा है, बेसिकली ये ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेशियो नहीं, ये रेट मांगी है, क्वेश्चन में ठीक से मेंशन नहीं है। तो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एक तरीका तो ये है कि मैं फॉर्मूला लगा दूं EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड इनटू 100, ऑफ कोर्स रेट क्रिएट करने के लिए इससे भी काम हो जाएगा, नहीं तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लगा सकते हैं। EBIT यहाँ पर दोस्तों दे रखी है, करंट ऑपरेटिंग इनकम है इनकी 4 लाख रुपीज़ की, तो EBIT हो जाएगा 4 लाख का, और जो फर्म की वैल्यूएशन हमने निकाली है वो निकाली है 30 लाख की इंटू 100, सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख परसेंटेज, तो 13.33% आता है। और दोस्तों अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। कर लेते हैं, हम ओरली करते हैं, मैं लिख कर नहीं कर रहा हूँ। 15% कैपिटलाइजेशन रेट है, 15 इंटू 20 लाख इज इक्वल टू M प्लस 10 इंटू 10 इज द इंटरेस्ट रेट, 10 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू M प्लस मेमोरी रिकॉल divided by the overall valuation that is 30 lakh, so that is again 13.33। pretty straightforward, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 32 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। इसी के साथ सारी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2 थ्योरी बची हैं वैसे, ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पेकिंग ऑर्डर, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थ्योरीटिकल बेस्ड है, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनका जब नंबर आएगा तभी उनकी बात करता हूँ। एक और इलस्ट्रेशन मुझे करवाना है। ये इलस्ट्रेशन आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के साथ दिया है, बट इट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूटेशन। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, तो अपने दिमाग के उस पोर्शन को ले जाओ जब हमने बहुत समय पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था और उसके अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना समझा था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। Z company has a capital structure of 30% debt and 70% equity। तो अभी जो इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 30% ये डेट एम्प्लॉय करते हैं और 70% इक्विटी एम्प्लॉय करते हैं। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कॉस्टिंग लेस देन 30 लाख। 30 लाख से नीचे नीचे के ये प्रपोजल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। द कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब इट्स प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, यानी कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें 30% डेट लिया जाएगा और 70% इक्विटी लिया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द डेट एंड इक्विटी आर एज फॉलोज। इन्होंने एक चार्ट बना कर दिया है जिसके अंदर हमें बताया है कि अगर नया डेट और इक्विटी रेज किया जाएगा तो उसकी क्या क्या कॉस्ट लगेगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा की कॉस्ट है तो डेट 9% पे मिलेगा और इक्विटी 13% पे मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट सीधा ही दे रखा है। अगर 5 लाख से 20 लाख का है तो 10% पे डेट मिलेगा और 14% पे इक्विटी मिलेगी। 20 से 40 लाख का है तो 11% पे डेट मिलेगा और 15% पे इक्विटी मिलेगी। डायरेक्ट कॉस्ट निकाल कर दे रखी है हमें, तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी, हमें सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है। और अगर 40 लाख से 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें 12% पर डेट मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगी, और 15.55% पर इक्विटी हो जाएगी। अज्यूम द टैक्स रेट इज 50%। टैक्स रेट इन्होंने कहा 50% के। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स A and B whose fund requirements are 8 lakh and 22 lakh respectively। 8 lakh and 22 lakh इन प्रोजेक्ट्स की जो है वो हमें दे रखी है, फंड रिक्वायरमेंट दे रखी है। तो 2 प्रोजेक्ट हैं, इनका ना इनको लिख देते हैं एक बार हम डिटेल में। प्रोजेक्ट 2 हैं A and B और इनकी कॉस्ट दे रखी है। प्रोजेक्ट A की जो कॉस्ट है वो है 8 लाख की टोटल कॉस्ट है, और प्रोजेक्ट B की 22 लाख की है। इसमें इनको फाइनेंस करने के लिए हमें लगेगा डेट और इक्विटी दोनों, और प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर को ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो डेट 30% लगेगा, इक्विटी 70% लगेगा। तो बेसिकली जो कॉस्ट है, इन पर जो कॉस्ट लगने वाली है उस पर यही रेट लगने वाली है, मतलब उन पे ये वेट लगने वाले 30% एंड 70% के। तो 8 लाख एंड 22 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 30% और 70% के वेट जाएंगे। अगर हम 8 लाख पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर दोस्तों इन्होंने कहा तो कॉस्ट ऑफ डेट है, बट सोल्यूशन में इन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन लिया है जैसे ये इंटरेस्ट हो, है ना। तो हमें इसे केडी बनाने के लिए केडी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला याद दिला दूँ, ज़्यादा समय पहले हमने नहीं पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ डेट वुड बी इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो जब मैं 8 लाख लूंगा तो मैं आ रहा हूं बेसिकली सेकंड स्लैब में, 5 से 20 लाख वाली स्लैब में।
तो यहाँ पर मुझे जो डेट है वो 10% पर मिलेगा, पर उस पर टैक्स रेट लग जाएगी 50% की, तो मेरा केडी हो जाएगा 5%। आई होप यू आर गेटिंग दिस। 8 लाख पे डेट जो है मुझे मिल जाएगा 5% पे, और जो इक्विटी है वो मुझे मिल जाएगा 14% पे। ठीक है ना। अब इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देता हूँ। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीधा कर दूंगा 30% एंड 70% का वेट, तो 5 इंटू 30% एम प्लस एंड 14 इंटू 70% एम प्लस मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है 11.3% की प्रोजेक्ट ए के लिए। अब प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 22 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पर फॉर प्रोजेक्ट बी आई विल बी इन स्लैब दिस 20 लाख टू 40 लाख। तो यहाँ पर डेट मुझे मिलेगा 11% पे, तो 11 का 50% कर देते हैं, 5.5 आ जाता है, 5.5% आ जाता है। और इसी के साथ इक्विटी जो है वो मुझे मिल जाएगा 15% पे, तो स्ट्रेट अप मैं 15% यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देते हैं, 5.5% का 30% एंड 15% का 70%, और टोटल कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे 12.15% की। फिर से चेक कर लेता हूँ, 5.5 इंटू 30% एम प्लस 15 इंटू 70% एम प्लस मेमोरी रिकॉल, यस 12.15% की। राइट दोस्तों, इफ द प्रोजेक्ट्स आर नीचे लिखा हुआ है, इफ द प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 11%। ठीक है, तो हमें चाहिए रिटर्न जो चाहिए हमारा एक्सपेक्टेड है वो है 11% का। प्रोजेक्ट से 11% का रिटर्न आएगा, तो ये दोनों प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए क्या? नो, दोनों ही प्रोजेक्ट्स में रिजेक्ट कर दूंगा। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बड़ी है रिटर्न से, तो जो रिटर्न सिर्फ 11% का आएगा, और दोनों ही सिचुएशन में मुझे 11% से ज़्यादा तो 11% से ज़्यादा तो कॉस्ट लग रही है, तो दोनों ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। डिटरमाइन if the project are expected to yield after tax return of 11%, determine under what condition if would be acceptable. They would be acceptable. In no condition they would be acceptable. They can only be acceptable if the cost is reduced or the return is increased. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला और इसे सॉल्व किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होंगे डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर पे, उनका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या बेटर रहता है। द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड इज एज अंडर। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इक्विटी शेयर है 40 लाख के, रिटेन अर्निंग है 10 लाख की, 9% प्रेफरेंस शेयर है 25 लाख के, और 7% डिबेंचर्स भी हैं 25 लाख के। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इनकी 25, 50, 40, 1 करोड़ की कैपिटल एम्प्लॉयड है इनकी फिलहाल। The existing rate of return of the on the company's capital is 12%। अभी जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो 12% का चल रहा है। ओके, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कि अभी कितना अर्न कर रही है ये। प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग प्लस प्रेफरेंस, तो 50 लाख प्लस 50 लाख 1 करोड़ आ रहा है। मैं टोटल करके नहीं बता रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ 1 करोड़। और फिर हमें लिखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज कैपिटल इज 12%, तो रेट ऑफ रिटर्न हो गया 12% का। तो रेट ऑफ रिटर्न इज बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, राइट। तो EBIT यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो EBIT मैं निकाल लेता हूँ। EBIT वुड बी इक्वल टू 1 करोड़ का 12%। हम 12% की रेट पर अर्न कर रहे हैं इसलिए, तो 1 करोड़ का 12% इज बेसिकली 12 लाख, तो 12 लाख रुपए का मेरा अभी प्रेजेंट EBIT चल रहा है दोस्तों। चलिए, जितनी जानकारी दी थी उससे कुछ इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन निकली, तो मैंने वो कैलकुलेट कर ली। इनकम टैक्स रेट अभी फिलहाल चल रही है 50% की। द कंपनी रिक्वायर्स अ सम ऑफ 25 लाख, कंपनी को अभी 25 लाख रुपए और चाहिए।
टू फाइनेंस एन एक्सपांशन प्रोग्राम फॉर विच इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। इक्विटी शेयर इशू करिए, 20,000 इक्विटी शेयर इशू करिए एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। तो फेस वैल्यू जो इक्विटी शेयर की फिलहाल है वो है 100 रुपीज़ की, तो 125 पे आप इशू करेंगे और 20,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दीजिए या फिर 8% डिबेंचर्स इशू कर दीजिए। It is estimated that price earning ratio in cases of equity preference and debenture financing would be 20, 17 and 16 respectively। तो अगर आप इक्विटी इशू करेंगे तो आपका पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 20 का, प्रेफरेंस रेस करेंगे तो आ जाएगा 17 का, और डेट रेस करेंगे तो आ जाएगा 16 का। प्राइस अर्निंग रेशियो डिक्लाइन होता रहेगा और इक्विटी इशू करने पर मैक्सिमम आएगा। विच ऑफ द अबव ऑल्टरनेटिव्स वुड यू कंसिडर टू बी बेस्ट? सबसे बेस्ट क्या रहेगा? तो सभी केसेस में मैं मार्केट प्राइस कैलकुलेट, मुझे प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है तो मुझे मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मार्केट प्राइस निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो। सो कैन आई से दैट प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना? तो बस यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ, दैट इज इट। तो यहाँ पर हमें 3 सिचुएशंस दी है, तीनों सिचुएशंस में निकाल देते हैं। सिचुएशन या ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। और फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स हैं तो ये सभी ऑल्टरनेटिव्स को हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा नहीं है कि नए प्रपोजल के बाद कितना आएगा, बट एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न 12% की है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि सेम रेट से हम अर्न करेंगे आगे भी। अज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न वुड बी सेम आफ्टर एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद भी सेम रहेगी, राइट दोस्तों। तो 1 करोड़ तो पहले लगा हुआ ही है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांशन, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा नहीं है, एक्चुअली बताना चाहिए था इन्हें, ये अज्यूम ही करना पड़ रहा है मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांशन वुड बी 1 करोड़ 25 लाख। तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा? ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन, आफ्टर एक्सपांशन वुड बी, पहले जो रेट चल रही थी दैट इज 12%, तो 1 करोड़ 25 लाख का 12% हमें मिल जाएगा 1.25 CR इंटू 15%, आई बेग योर पार्डन, आई बिलीव, ओ सॉरी 12%, सो 12%, तो 1 करोड़ 25 लाख का 12% दैट इज 15 लाख रुपए का ईबीआईटी हो जाएगा हमारा, 15 लाख का नया ईबीआईटी हो जाएगा। पैसा कहीं से भी लाइए, इन्वेस्ट उसी सेम जगह पे होने वाला है, तो ईबीआईटी हर सिचुएशन में 15 लाख का मिलने वाला है। तो मैं 15 लाख का ईबीआईटी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बड़े आराम से। ये 15 लाख का ईबीआईटी मैंने हर सिचुएशन में मेंशन कर दिया दोस्तों। इसमें से मैं इंटरेस्ट सबट्रैक्ट करूँगा। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है जो सिचुएशन 1 है, चलिए एक बार इसको भी डिटेल में लिख देते हैं, एक लाइन छोड़ के। हर केस के नीचे हम फाइनेंसिंग का पैटर्न भी लिख देते हैं। तो सिचुएशन 1 जो है वो ऑल इक्विटी फाइनेंस है, सिचुएशन 2 जो है वो प्रेफरेंस फाइनेंस है, और सिचुएशन 3 जो है वो डेट फाइनेंस है। सिचुएशन 1 के अंदर हम इक्विटी फाइनेंस कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेट है वो कहीं नहीं जाने वाला है, तो उस 25 लाख के डेट पर 7% का इंटरेस्ट लगने वाला है, तो 1,75,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो हर सिचुएशन में आने वाला है, 1,75,000 का इंटरेस्ट। लास्ट सिचुएशन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आएगा, उसे मैं अलग से लिख रहा हूँ, टेंशन मत करिए, ये तो प्रेजेंट में लगने वाला इंटरेस्ट है, ठीक है। अब सिचुएशन सेकंड में हम प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, बट लास्ट सिचुएशन में हम 8% डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, यानी जो नया 25 लाख है वो 8% पर आएगा, तो वहां पर 2 लाख का इंटरेस्ट और लगने लगेगा, तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ये 2 लाख का एडिशनल इंटरेस्ट लग रहा है,
ये लग रहा है 25 लाख का नया जो रेस किया 8% की रेट पर मिला है, 7% की रेट पर नहीं मिला है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये सबट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिल जाएगा मेरा अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अर्निंग बिफोर टैक्स तो 15 लाख माइनस 1,75,000, अर्निंग बिफोर टैक्स आ रहा है 13,25,000 इन फर्स्ट केस, एंड इट वुड बी सेम इन केस ऑफ प्रेफरेंस, बट इन केस ऑफ इक्विटी 2 लाख का और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 11,25,000 ही आएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स पे कर देंगे हम एट द रेट 50%, तो हमें मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, आधा करना है इसका बस, तो लास्ट सिचुएशन में आ जाएगा 5,62,500, और फर्स्ट टू सिचुएशन में 30,25,000 का आधा 50%, दैट इज 6,62,500, और उतने ही अमाउंट का टैक्स होगा। आप समझदार हैं, इतना तो आप लिख लेंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से भी दोस्तों सबट्रैक्ट होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। हर सिचुएशन में ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस कैपिटल है, 25 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है, और उस पर 9% का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, 9% की रेट चल रही है, तो 2,25,000 का आ जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में, 2,25,000 का आ जाएगा सेकंड सिचुएशन में भी, एंड ऑफ कोर्स थर्ड सिचुएशन में एंड सेकंड सिचुएशन दोनों में ही 2,25,000 का आएगा। बट सेकंड सिचुएशन में एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड भी लगने वाला है, क्योंकि जो नया 25 लाख रुपया मैं रेस कर रहा हूँ वो 10% की प्रेफरेंस पे रेस कर रहा हूँ, 10% डिविडेंड के प्रेफरेंस पे रेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 2,50,000 और लगेगा, तो वो भी मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मुझे मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, 6,62,500 माइनस 2,25,000, फर्स्ट सिचुएशन में आता है 4,37,500, सेकेंड सिचुएशन में इसमें से 2,50,000 और सबट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा सिर्फ 1,87,500, और लास्ट तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ रहा है डेट के केस में 562,500 माइनस 2,25,000, तो इधर आ जाएगा 3,37,500 का। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी के केस में हम फ्रेश इशू कर रहे हैं दोस्तों, ओरिजिनल इक्विटी शेयर रहेंगे मेरे ऑफ कोर्स 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 40,000, पर यहाँ पे नए इक्विटी शेयर भी आ जाएंगे 40,000 प्लस नए इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं। हम फर्स्ट केस में इक्विटी इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25, ताकि हमारे 25 लाख रेज हो रहे हैं, तो यहाँ पर 20,000 इक्विटी शेयर और रेज हो रहे हैं, उन्हें मैं एडअप कर देता हूँ। और सिचुएशन नंबर सेकंड जो है दोस्तों, वहाँ पर मेरे ओरिजिनल इक्विटी शेयर ही रहेंगे, दैट इज 40,000, और थर्ड सिचुएशन में भी मैं डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मेरे 40,000 इक्विटी शेयर ही रहेंगे। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ अर्निंग पर शेयर हर सिचुएशन में, 4,37,500 डिवाइडेड बाय 60,000 न्यू इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर जो मेरा अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो आ रहा है 7.292, राउंड ऑफ किया है मैंने, 7.2916666 बार आ रहा है, 1,87,500 डिवाइडेड बाय 40,000, यहाँ पर आ रहा है मेरा 4.6875, और लास्ट सिचुएशन में 3,37,500 डिवाइडेड बाय 40,000, लास्ट सिचुएशन में मेरा आ रहा है 8.4375, राइट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस अर्निंग रेशियो से, हर सिचुएशन का प्राइस अर्निंग रेशियो जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दे रखा होता तो मैं अर्निंग से डिसीजन मेकिंग कर लेता, पर यहाँ पे प्राइस अर्निंग दे रखा है, तो मैं प्राइस अर्निंग से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस निकालूंगा और फिर डिसीजन मेकिंग करूंगा। और प्राइस अर्निंग से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मार्केट प्राइस मिलेगी, जिस भी सिचुएशन में वो मैक्सिमम आ रही होगी, मैं उसे सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्केट प्राइस मींस मैक्सिमम वेल्थ फॉर माय शेयर होल्डर्स, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो जो प्राइस अर्निंग रेशियोज मुझे दे रखे हैं, इक्विटी के केस में 20 है, प्रेफरेंस के केस में 17 है, और डेट के केस में 16 है, 20, 17 एंड 16, 20, 17 एंड 16, तो 7.292 इंटू 20, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस आ रही है 145.84,
4.6875 इंटू 17, यहाँ पर मार्केट प्राइस आ रही है 79.6875 और 8.4375 मल्टीप्लाइड बाय 16, यहाँ पर मार्केट प्राइस आ रही है 135 की। तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम मार्केट प्राइस जो आ रही है दोस्तों, दैट इज इन केस ऑफ इक्विटी, तो आप इक्विटी फाइनेंस को प्रेफर करेंगे क्योंकि दैट क्रिएट्स मैक्सिमम वेल्थ। तो आंसर लिख देते हैं, सिंस maximum market price is obtained in case of equity financing, first proposal would be chosen to create maximum wealth, राइट फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन फर्स्ट केस में होगा, इसीलिए उसे प्रेफर किया जाएगा। हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों। ट्रेडिशनल अप्रोच का एक क्वेश्चन था, बाकी काइंड ऑफ अ रिविजन है हमारा, जहाँ पर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ रिवीजन किए क्वेश्चन के। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। 2 कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बच रही हैं, वो मैं आगे आने वाली क्लास में करवा दूंगा। एक शायद क्वेश्चन भी बच रहा है, बड़ा क्वेश्चन है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही, उसे भी मैं अगले सेशन में ले लूँगा विद दी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। बाय फॉर नाउ।